तो आगे बढ़ाती हूँ मैं कहानी को। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? तो इसके बाद फिर उसने किसी व्यक्ति को इस व्यवस्था की ओर जाते हुए देखा तो वो उसे समझाने का प्रयत्न करता है। उसने कहा, वह हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पे मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। तो वो व्यक्ति उसे समझाता है कि नहीं, वहाँ पे मेरी सहूलियत के बहुत से साधन हैं, इसीलिए मैं उस व्यवस्था में जा रहा हूँ और उस व्यवस्था को अपनाना चाहता हूँ। मैंने कहा, वो शेर का मुंह है, वो व्यवस्था अच्छी नहीं है। उसने कहा, गधे, व शेर का मुंह ज़रूर है पर वहाँ हरी घास का मैदान है। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। परंतु वो मुझे समझाने लगा कि वो व्यवस्था आपको जैसी भी लग रही हो, लेकिन वो व्यवस्था हमारे हित के लिए है और अच्छी व्यवस्था है। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोज़गार का दफ्तर है, मैं नौकरी के लिए जा रही हूँ। मैं वहाँ दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, शेर ने। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं, यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है, मतलब आत्महत्या करने का। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी पर सब दुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा पर वो नहीं रुके। उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। तो यहाँ पे जो लेखक है वो बताना चाहता है कि वो व्यवस्था जो दिखने में अहिंसावादी है, परंतु वो व्यवस्था ऐसी है जो भ्रष्ट है, पर वो लोगों को अपने अंदर बुलाने में बिल्कुल चूक नहीं रही है। और लोग भी मिथ्या को देख करके झूठ जो होता है ना, वो बहुत सारे रंग लगाए हुए होता है और आप नहीं पहचान सकोगे कि झूठ और सच में कितना अंतर होता है। तो वे सारे व्यक्ति जो हैं, यहाँ पे जो जानवर हैं, व्यक्तियों का प्रतीक है, उन व्यक्तियों को वो व्यवस्था जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और वो व्यक्ति जो है वो व्यवस्था की ओर, वैसे भ्रष्ट व्यवस्था की ओर आकर्षित होकर उसमें चले जाते हैं और उस व्यवस्था को अपना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववादी का बड़ा ज़बरदस्त समर्थक है, इसीलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में भी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग वहाँ जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहाँ पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोज़गार का दफ्तर है? बताया गया कि यह सच है। मैंने पूछा, कैसे? बताया गया सब ऐसे ही मानते हैं। मैंने पूछा, क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। मैंने कहा, और यह बाहर जो रोज़गार का दफ्तर है? बताया गया कि वो मिथ्या है। तो इस तरह से वहाँ पे लोगों का समझाना था कि यही व्यवस्था अच्छी है, यही व्यवस्था सही है। बाहर की जो व्यवस्था है, दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सत्ता है, सब झूठ है, सब दिखावा है और प्रमाण से अधिक विश्वास होता है। अगर आप प्रमाण देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका विश्वास होना चाहिए। आप विश्वास से कोई भी काम को कर सकते हो। मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोज़गार के दफ्तर में बहुत अंतर होता है और मुझे मालूम है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा हुआ वह शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट गया। तो अगर आप इस व्यवस्था का विरोध करते हो या विद्रोह करते हो तो यह व्यवस्था आपको कुचलने, आपको मारने और निगलने के लिए सामने आ जाएगी। जैसे शेर खड़ा हो गया, वैसे यह व्यवस्था के जो लोग हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अगली कहानी है पहचान। एक राजा की कहानी है। इसमें राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद है और जो बिना कुछ बोले, कुछ सुने और कुछ भी देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ को पहचान करवाई है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और ज़रूरी भी ठहराया गया या ठहराया जा रहा है। इसे छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देता है और अपने जीवन को स्वर्ग में बनाता जाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसका सफल राज है।
तो राजा ऐसा करना चाहता है कि जो जनता है वो सिर्फ उसका काम करे, एक दूसरे से न मिले न बात करे, उसके मनमर्जी के मुताबिक चले और उसके राज्य का विस्तार हो। जनता का हो या ना हो, लेकिन उसके राज्य का विस्तार जरूर हो जाए। इसके लिए जनता अंधी बहरी गूंगी क्यों ना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राजा को। राजा ने हुक्म दिया कि राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। तो सभी प्रजा के जितने लोग थे सभी ने अपनी आंखें बंद रखी। ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए ज़रूरी था। जनता ने आंखें बंद किए कि सारा काम करने लगे। आश्चर्य तो यह था कि काम पहले की तुलना में अधिक अच्छा होने लगा था। फिर हुक्म आया कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। जब लोग किसी को देखेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, वो अपना काम ही करते रहेंगे तो काम तो ज़रूर बढ़ेगा। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा ले, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा बाधक रहा है। तो बातचीत भी नहीं करनी है, इसलिए अपना मुंह बंद कर ले और अपना काम सिर्फ शांति से करते रहें। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि वो खा भी नहीं सकते। लेकिन खाना खाना भी काम करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं माना गया, क्योंकि आपका काम चाहिए, आप खाना खाओ ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब चाहे इसे जनता मर क्यों ना जाए, परंतु राजा को जो है वो अपने राज्य का फिक्र है, उसका उत्पादन बढ़ना चाहिए, उसका काम अच्छे से होना चाहिए। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वो वैसा ही करते रहे। राजा रात दिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन खैराती, रामू और छीदू ने सोचा कि लाओ आंखें खोल कर तो देखें, अब तक अपना राज्य जो है वो स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने जैसे ही आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वो एक दूसरे को देख भी ना सके, क्योंकि उन्होंने राजा के फरमान की अवहेलना की थी। इसीलिए राजा उनके सामने थे ताकि राजा उनको एक दंड दे सके कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया। इस तरह से दंड देना राजा के लिए शोभनीय नहीं है, परंतु राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रजा के साथ बुरा सलूक, बुरी नीति अपना रहा था। ये यथार्थ है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को चोट पहुंचाते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि दूसरे के ऊपर में क्या बीतेगी, उनके साथ कोई परेशानी होगी या नहीं होगी। लेखक ने एक राज्य की बात उदाहरण द्वारा बताते हुए, ये सिर्फ एक उदाहरण है कि एक बार राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि सभी लोग अपनी आंखें बंद कर। ये सिर्फ एक उदाहरण देकर राजा के बारे में बताया गया, क्योंकि ऐसी व्यवस्था आपको आज भी देखने को मिलती है। ऐसा करने से उनके राज्य में शांति मिलेगी और शांति बनी रहेगी, क्योंकि वो ना केवल किसी को दुखी देखना चाहते हैं और ना वो दुखी होंगे। जब कोई एक दूसरे को देखेगा ही नहीं तो दुखी नहीं होगा। लोगों ने आंखें बंद कर ली, फिर उनके कानों में शीशा डलवा दिया गया। खुश होकर और लालच बस राजा सोचने लगा कि क्यों न प्रजा के कान भी बंद करवा दिए जाए ताकि उत्पादन और बढ़ सके। फिर कान बंद करवा दिया गया, फिर होंठ सिलवा दिया गया, जिससे कईयों की मृत्यु भी हुई। परंतु राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा को चाहिए कि उसके उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, राजा का जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ता रहे, लोग काम करते रहें। परंतु अगर लोग मरे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है राजा को। ये एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बताना चाहता है लेखक, जहाँ पे जो सत्ताधारी है या ऊंचा अधिकारी है या जो कोई राजा है, ये लोग क्या करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके बारे में जो है बिल्कुल भी नहीं सोचते। इसमें अगली कहानी है चार हाथ, ये भी बस उसी से मिलती जुलती कहानी है। उसके बाद है साझा, ये दोनों कहानियाँ भी बिल्कुल इसी कहानी से मिलती जुलती। ये आपको अगले वीडियो में मैं पोस्ट करूँगी। फ़िलहाल आप शेर और पहचान की कहानी को अच्छे से पढ़ लें। धन्यवाद।